Start. So, welcome to day one of Vedic astrology. Since आज पहला दिन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे. Although मैं बहुत कुछ जो 5 लोग हैं उनमें से 3 लोगों को मैं जानता हूँ, बट आई स्टिल वांट कि एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन ग्रुप का बन सके ताकि एक सिनर्जी और एक सिंक्रोनाइजेशन हो सके सबकी. तो एक एक करके अगर आप लोग छोटा इंट्रोडक्शन अपना दे सकें, आपके बारे में, आपकी इंटरेस्ट के बारे में, पास्ट एसोसिएशन के बारे में, कैसा है, थोड़ा सा अगर वो बताएं तो दैट वुड बी गुड. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर. वैसे तो मैं वहाँ पे स्टार्ट करूँ. अ, एक मिनट सर, मैं देखती हूँ अनम्यूट हूँ मैं क्या? नहीं नहीं, आप सुन रहे हो, आपकी आवाज़ आ रही है. ठीक है, सभी को नमस्कार। मैं टीचिंग लाइन में हूँ, प्रोफेशन पढ़ाना मेरा शौक है। और मैं सर के साथ काफी लाइंस में जुड़ी हूँ। सिग्नेचर्स एनालिसिस से मेरा सफर शुरू हुआ था, फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी और उनकी रेमेडीज, और हम अपनी हर प्रॉब्लम्स को उसको सॉल्व करते चले गए हैं। और अब ये एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसको भी जानने की जिज्ञासा थोड़ी सी हुई है, तो इसलिए मैंने इस सफर को कंटिन्यूड, नेचुरली सर में कुछ तो खास बात है तो कंटिन्यूड इसी यहीं पे ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच. या दिव्या. आई एम दिव्या फ्रॉम बैंगलोर। और मैं न्यूमरोलॉजी की है सर से लास्ट, और उससे पहले मैंने क्रिस्टल कोर्स किया है, और अभी भी 2 कोर्सेज लाइंड अप हैं। आगे और भी उम्मीद करते हैं कि अच्छे अच्छे कोर्सेज आए और अच्छे अच्छे सारे कोर्सेज साथ में करें। और साइड बाय साइड मैंने न्यूमरोलॉजी ही स्टार्ट कर दी है. थैंक यू दिव्या. थैंक यू फॉर काइंड words. Thank you Vasudha ma'am for kind words. Archana ma'am, a small brief on you. Yeah, I'm Archana from Chennai, and I started my journey with sir with numerology and Vedic numerology. Now I have another 2 courses with sir and looking forward to many more in future. Thank you so much. आशीष जी, आप अनम्यूट करेंगे सर. आशीष जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने को प्लीज. आशीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आर यू देयर? आशीष जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए. आशीष जी, आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आपका हम कोई रिएक्शन नहीं देख पा रहे. यू आर फिक्सिंग योर ईयरबड्स. ओके, नो इश्यूज. सर, आप बिना ईयरबड्स के भी एक बार बात कर लीजिए, उसके बाद फिर आप कनेक्ट. कोई बात नहीं. चलिए, जब तक आप अपने रिजॉल्व करते हैं, वंस यू आर डन देन लेट मी नो. आप रेज करिएगा हैंड, विल गिव यू अ चांस टू स्पीक. ठीक. ठीक है. तो माय नेम इज निकेत कपूर. आई बाय प्रोफेशन फ्रॉम लास्ट 10 years I am into various cosmic subjects like numerology, astrology, vastu, who into signature graphology, and I do a lot of research on subjects which are related to these lines, and I try and work out at more deeper areas जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं. So that is there. So let us start our journey in astrology. So before I start my journey in astrology, आप लोग थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या समझते हैं, मुझे वो जानना है. क्या सुना है आपने? एस्ट्रोलॉजी सुनी है, नहीं सुनी? साइंस से थोड़ा बहुत भी अवगत है, नहीं है? क्या ब्रीफ है आपका? दैट आई वांट टू नो. आई वांट टू. कुछ जानते हैं आप लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में? किसी ने भी कुछ भी सुना है? दिव्या मैम, अर्चना मैम, वसुधा मैम. पर बेसिकली इसमें जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है उसके हिसाब से प्रेडिक्शन की जाती है कि उनका क्या, पहले तो ये कि हर प्लैनेट के अपने कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं,
फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स किस हाउस में है, जो बेसिकली उसके अंदर जो ग्रिड बनती है दैट्स कॉल्ड हाउसेस। उसके अंदर जब वो प्लेसमेंट आती है डेट ऑफ बर्थ और टाइम के अकॉर्डिंग, उसके एक्सेस के अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से वो जो प्लेसमेंट आती है तो वो उसमें कुछ इम्पैक्ट करते हैं कि उनके लॉर्ड्स के तो अकॉर्डिंग। ये तो आपने और उसके बाद एक अगर वो उसमें एक दूसरे के साथ अगर वो प्लेसमेंट में आते हैं तो उसके साथ वो क्या बॉन्ड करते हैं उसके बारे में भी पता चलता है, ठीक क्योंकि है। हर हाउस का अपना एक मतलब है। अगर उसमें वो प्लैनेट आता है तो हम्म वो उसके साथ बॉन्ड करके क्या रिजल्ट देता है एक ह्यूमन की लाइफ में, उसका एक बेस, मतलब उसका पूरा एक स्ट्रक्चर एस्ट्रोलॉजी है। वेरी गुड, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया दिव्या। हाँ, एंड काफी हद तक बहुत नियर है टू द एरिया विच आई वांटेड टू एम्फसाइज ऑन। देखिए, कोई भी कॉस्मिक साइंस है, पहले सबसे पहले समझिएगा कि यू कैन नॉट गिव बर्थ टू एनी एनर्जी, यू योरसेल्फ इज पार्ट ऑफ एनर्जी। सबसे पहला गूढ़ सत्य ये समझना जरूरी है कि हम एक एनर्जी का एक ऊर्जा का पार्ट हैं। और ये ऊर्जा का बनना पंच महाभूतों का एक समीकरण है। ठीक है। ये जो पंच महाभूतों का समीकरण है, ये एक तरीके का इंटरैक्शन है जिसके कारण हमारे स्वभाव के ऊपर अलग 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 असर आता है। ऐसा क्यों है कि जब सूर्य उदय होता है तो हम एनर्जाइज हो जाते हैं काम करने के लिए, और जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है तो हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर या हमारे स्थूल शरीर के अंदर एनर्जी ड्रेन होती है, और हम ये कहते हैं कि अब हम जो है आराम करना चाहते हैं, या हमारी बॉडी स्लो हो गई है, या हम थक गए हैं, हमें फैटीग महसूस होता है। वाई दिस फैटीग इज नॉट बीन फेल्ट इन आफ्टरनून? दोपहर के समय ये फैटीग क्यों महसूस नहीं होता? हाँ, हमें शाम को ही आके क्यों महसूस होता है? ऐसा ही क्यों है कि हम 8 बजे 9 बजे रात को 10 बजे सोना चाहते हैं? तो वो हमारे ऊपर एनर्जी का इंटरेक्शन है। तो एनर्जी ना हम बर्थ कर सकते हैं ना हम मार सकते हैं, तो हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्म, हमारा जन्म होता है, हमारे जन्म होने के पीछे एक हिस्ट्री है। आप ऐसे कितने लोग कर्मा एज अ वर्ड में बिलीव करते हैं? कर्मा एज अ वर्ड में बिलीव करते हैं? कोई ऐसा है जिसको कर्मा में बिलीव नहीं है? सर अभी ज्यादा होने लगा है। अभी ज्यादा होने लगा। हाँ बिलीव सर। बोलिए। है कोई सर। ऐसा है जिसको गॉड में बिलीव नहीं है? नहीं है सर। सर है ऑब्वियसली, मित्र तभी जी शायद नमस्कार। कॉस्मिक लाइन में हाँ है। जी सर। सर सर आप नमस्कार सर। वीडियो वीडियो खोले सर, हम आपका चेहरा देख पाए। हाँ जी सर, हाय सर। नमस्कार। हाँ हाँ जी सर। हाँ सर, थोड़ा सा एक तो ड्रेस कोड अपना कर लीजिएगा, हाँ सर अभी एक सेकंड। बिकॉज विमेन क्लाउड है, तो आई वांट यप सर यप सर श्योर सर। या प्लीज। बेसिकली जब भी मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग अकल्ट साइंसेस पढ़ने बैठते हैं, अपने स्लीपर्स को अपने पाँव से दूर रखिए। ठीक, बिकॉज ये एक ऐसा साइंस रहता है जो कि जिसका कनेक्शन हमारी कनेक्टिविटी से है। व्हेन यू आर कनेक्टेड टू अर्थ, you believe or not believe, your things will get downloaded to you in a very very good way, because that connection, that circuit will get complete. ये एक आराधना है, ये एक साधना है, राइट? तो इस साधना के अंदर आपका एकाग्र होना बहुत जरूरी है? मैं ये नहीं कह रहा कि इस कोर्स से, दूसरा, इस कोर्स से आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है? आई वांट टू नो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस कोर्स? एनी स्पेशल एक्सपेक्टेशंस, एनी एक्सपेक्टेशन थिंग्स? नहीं, चलो, आई विल टेक यू रन थ्रू थ्रू दिस कोर्स इन दिस थिंग। तो ये मेरा एक ब्रीफ है। हम लोग 10 years से एंगेज हैं इन कोर्स कंसल्टिंग एंड कोचिंग ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑन दिस। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, सिग्नेचर एनालिसिस, ये सब्जेक्ट्स में मैं पढ़ाता भी हूँ और मैं कंसल्टेशन भी करता हूँ। दिस इज, वी आर एन ISI सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, वन। Second, as an educational background, I am a professional MBA professional by profession, 22 years of management experience, located out of Delhi, practicing occult sciences from last 10 years.
involved in research and of astrology and interpretations, motivational speaker and a mind counselor. This is my background. So इस कोर्स के कंटेंट क्या है? हम लोग इस कोर्स में इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे. When I'm saying इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी, तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री में भी लेके जाऊंगा. हाँ, आई विल स्टार्ट माई कोर्स विद हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी की. एस्ट्रोलॉजी कितनी पुरानी है, कैसे उत्पन्न हुई, क्या उसका इंटरेक्शन है, क्या उसका इम्पैक्ट है. हमारा डे 1 आज हिस्ट्री तक पे ही रहेगा. हाँ, माइथोलॉजी ऑफ प्लैनेट्स क्या है, टाइप्स ऑफ कुंडली कितनी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ कुंडली क्या होता है, कारक तत्व क्या होते हैं, राशि के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनके प्लैनेटरी लॉर्डशिप क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ राशिज क्या है, प्लैनेट्स और उसके सिग्निफिकेशंस क्या है, लगन और लग्नेश की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, मून राशि और मून उसकी प्लेसमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, सन राशि और उसकी प्लेसमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है. डिस्पोस्टर कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज की डेट में बहुत कम लोग डिस्कस भी करते हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज टू बी अंडरस्टूड. देन अंडरस्टैंडिंग द नोड्स ऑफ द मून विच इज राहु एंड केतु, दैट हैज आल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइफ. आज किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, यार तेरा शनि राहु केतु खराब हो गया होगा, एक जनरल लैंग्वेज में. एक तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट बन रहे हैं तो ये सारे देव हैं, ये 9 देव हैं, ये 9 एनर्जीज हैं. तो इनका नाम ऐसे नहीं लेना जैसे अपने भाई बहनों का नाम लेते हैं, अरे राम सुंदर, श्याम सुंदर, और इस तरीके से नाम नहीं लेना. शनि देव बोलना है, राहु देव बोलना है, केतु देव बोलना है. गिव देम रिस्पेक्ट, गिव देम प्रेयर, गिव देम auspiciousness so that auspiciousness come back to you. Every planet has a purpose in our life. Every planet, there is nothing called as a bad planet. There is a bad karma that we have due to which that planet put some kind of an penance into some struggle into us, some kind of an obstacles for our life. Those obstacles are our learning points. They are our learning curvatures. Okay? Then there is an exchange of planetary positions. Then we will talk about अवस्था. जैसे एक बच्चे की बड़ा होता है, छोटा होता है, तो हम कहते हैं ये इन्फेंट है, ये यंग है, ये ग्रोन अप है, ये ओल्ड एज है. ऐसे ही प्लैनेट्स की भी अपनी एक अवस्था होती है, और उस अवस्था के बेसिस पे प्लैनेट्स का अपना एक वर्किंग है. फिर प्लैनेट की एक नेचुरल और फंक्शनल फ्रेंडशिप, एनिमी और न्यूट्रलनेस होती है, वो हम डिस्कस करेंगे. वी विल टॉक अबाउट 5-fold फ्रेंडशिप. We will talk about conversion, retrogression. We will talk about planet strength, Bali and Nirbali. We will talk about planet auspicious and unauspiciousness. We will talk about Yog Karak planets. Which are the Yog Karak planets as per each Lagna. Then we will talk introduction to an Ashtak Varga will happen. Then introduction to the Vimsotri Dasha will happen. That will be the last topic. And then we will do a quick assessment technique. How at a first look, whether you can how you can judge a particular horoscope, that yes, this horoscope is good for what this horoscope must be doing at this particular hour. A quick assessment technique क्या होगी वो उसकी, we will talk on that. Plus I will give you some easy ways to interpret a particular chart. हाँ, कि आप फर्स्ट लुक के अंदर, ग्लिम्स के अंदर कैसे आप बोलना शुरू करें. मेरा सिर्फ आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी है, कुछ चीजें याद करनी बहुत जरूरी है एस्ट्रोलॉजी के अंदर. देयर आर 2 एरियाज. एक समझना है, लॉजिक समझना है, रीजनिंग समझनी है. दूसरी चीज, हमें कुछ बेसिक चीजें याद होनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम वो याद नहीं करेंगे तो हम आगे चीजों को कोरिलेट, जब आप एडवांस कोर्सेज की तरफ जाओगे आप चीजों को कोरिलेट नहीं कर पाओगे. ठीक है, और ये डिफिकल्ट नहीं. लेट अस, एक तो दिमाग में प्री कंडीशनिंग मत हटा देना कि एस्ट्रोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है. वास्ट है, डिफिकल्ट नहीं है. वास्ट सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट नहीं है. और हमने बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी निकाला है. एस्ट्रोलॉजी के 2 पार्ट हैं, एक गणित है, एक फलित है. वन इज कैलकुलेटिव एंड अदर इज प्रिडिक्टिव. द कैलकुलेटिव इन टूडेज टाइम, इन मॉडर्न डेज टाइम, इज टेकन केयर बाय मोस्ट ऑफ द गुड एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर्स. तो अगर आपको अपनी एस्ट्रोलॉजी में जर्नी अच्छी रखनी है तो आई वुड से इन्वेस्ट, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर जरूर रखें. मेरे पास 3 हैं, लेकिन सबसे पहला मेरा जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर या जिसको कह सकते हैं मोस्ट कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, वो मेरा पराशर लाइट है. आई यूज पराशर लाइट, PL9 उसका सीरीज है,
जो मैं यूज करता हूँ पराशर लाइट का, मेरे ख्याल से 24-25 हजार रुपये का आता है। अगर आप लोगों को लेना होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आई कैन स्पीक टू द वेंडर इन सच अ वे दैट आई कैन गेट सम डिस्काउंट बेस्ड ऑन माई लिंक्स, आई कैन गेट यू दैट बेनिफिट आउट ऑफ इट। राइट, जो कितने का भी पड़ रहा होगा वो आपको पास हो जाएगा। आपको, आपने डायरेक्टली उनसे बात करनी है, पेमेंट भी उनको डायरेक्टली करनी है, मेरे थ्रू कोई पेमेंट नहीं है, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है, बट आई विल हेल्प यू टू गेट अ बेस्ट प्राइस। आइस, राइट, वो एक बार आपके पास आ जाएगा, आप उसको मल्टीपली यूज कर सकते हो, वो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है आप, ठीक, आपने उसको बार बार नहीं करनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेट अस टेक इट फर्दर। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के अंदर, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए? सबसे पहले, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का दिल, दिमाग और मन सब प्योर होना चाहिए, प्योरिटी शुड बी देयर। यू शुड नॉट बी बायस्ड irrespective of whosoever is the person। ना रिलीजन बायस होना चाहिए, ना थॉट बायस होना चाहिए, ना बिहेवियरल बायस होना चाहिए। यू शुड बी वेरी वेरी न्यूट्रल व्हेन यू आर बिहेविंग विद समबडी। सेकंड चीज, उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए टू हैंडल एस्ट्रोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स, साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स एंड बिहेवियरल नीड्स ऑफ अ पर्सन। उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए कम्युनिकेशन देने की और गाइडेंस देने की, to give a prediction and parallelly a guidance. That is a very very important part of a good astrologer. Then he should have brilliance, he should have inner attitude, quietude, वो अंदर से शांत होना चाहिए, और वो अलाइन होना चाहिए। he should have a fearless speech, उसमें सच बोलने की ताकत हो, चाहे संतरी हो या मंत्री, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसे, उसको साफ सुथरी सीधी बात कहने की ताकत होनी चाहिए उसके अंदर। should be able to hold his own in any company। ठीक है, वो किसी भी कंपनी में हो, बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के साथ खड़ा हो, उसका अपना कॉन्फिडेंस लेवल लैक नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स उसकी अपनी नॉलेज पे ग्रिप होनी चाहिए। कैपेसिटी टू इंटरप्रेट साइंस एंड ओमेंस, जो भी साइंस हैं, जो भी उसमें इंडिकेशंस हैं, उनको वो इंटरप्रेट ठीक से कर सके। फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन, किसी भी तरीके का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। एडिक्शन का मतलब यहाँ सिर्फ ड्रग्स या नहीं है, आपको किसी भी चीज का, आप ओवरली ऑब्सेस्ड हैं, पोजेस्ड हैं, वो आपकी वीकनेस है, तो वो आपका एडिक्शन में आ जाता है। तो आप एडिक्टेड नहीं होने चाहिए किसी भी चीज से। यू शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एडिक्शंस, राइट। देन नॉलेज ऑफ मंत्रा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज लिंक्ड टू स्पिरिचुअल मंत्रास, तो आपको मंत्रास की नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्य के मंत्र कौन से हैं, मून के मंत्र कौन से हैं, क्या उसकी चीजें हैं। कैपेसिटी टू काउंटर इवल फोर्सेस, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए इवल फोर्सेस को काउंटर करने की। ठीक है, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल, अब हम क्या कहते हैं, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? इट्स अ स्टडी ऑफ हमारे कितने ग्रह हैं, 9 ग्रह, 12 हाउसेस, 12 हाउसेस, देयर पोजीशन, रोल्स, रिलेशनशिप्स, कॉम्बिनेशन। जब हमारा जन्म हो रहा है तो स्काई में एक अरेंजमेंट था जिसको हम स्काई मैप बोलते हैं। उस स्काई मैप का स्क्रीनशॉट हमारी कुंडली है, हमारा हॉरोस्कोप है। जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय स्टार्स की अपनी एक पोजीशन थी। उस समय ईस्टर्न मोस्ट साइड से जो स्टार राइज कर रहा था वो मेरा लग्न बन गया। जो ईस्टर्न मोस्ट होराइजन से प्लेनेट राइज कर रहा था वो मेरा लग्न बन गया। उस लग्न के अरेंजमेंट के साथ में बाकी सारे स्टार्स कैसे पोजीशन थे, उसके बेसिस पे मेरी कुंडली तैयार हुई। दैट्स अ स्क्रीनशॉट, स्नैपशॉट ऑफ स्काई व्हेन आई वाज टेकिंग बर्थ। Then there is a karmic cycle which is related to your past, your present and your future, which this particular astrology talks about. It believes in the science of incarnation, reincarnation, and हम बार बार जन्म लेते हैं। हम डेथ और बर्थ के साइकिल से तभी बाहर आते हैं, हमें मोक्ष तभी मिलता है जब हम एलिवेट कर लेते हैं, जब हम लिबरेट कर लेते हैं, when we learn how to leave what we have. So in our life we have to need to learn that aspect. ठीक है, second, it will teach us about path of life, it will teach us about the challenges that we have in our life, it will teach us about the rewards that we can get from our life, it will teach us about the precautions that we should take so that those challenges don't become a chronic disease. Those challenges don't become a chronic disease. Okay, it will talk about
study of 12 houses, 9 planets, and 27 nakshatras. It's a combination of study of 12 houses, 9 planets, and 27 nakshatras, and their combination giving rise to various situations. Results from through study of lagna and divisional charts. ठीक है, ये ब्रॉड एस्ट्रोलॉजी है, ये पूरी एस्ट्रोलॉजी का ब्रीफ है. अगर एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ एस्ट्रोलॉजी क्या है अगर पढ़ने बैठोगे तो ऋग्वेद अगर पूरा पढ़ लेंगे आप तो पूरा एस्ट्रोलॉजी समझ में आ जाएगा. ऋग्वेद में पूरा एस्ट्रोलॉजी समझाया गया. ऋग्वेद इज अबाउट आवर एस्ट्रोलॉजी एंड आवर वास्तु. पॉपुलर. अब पॉपुलरली इन ज्योतिष, व्हाट इज ज्योतिष? अगर हम ज्योतिष का संधि विशेष करें तो यह है ज्योति प्लस ईश, यानी कि ईश्वर की, इट्स ए डिवाइन लाइट, इट्स ए डिवाइन लाइट विच वी कॉल एज गॉड, विच वी कॉल एज गॉड. ठीक है, तो गिवर, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर. गॉड की दूसरी फॉर्म क्या है? जनरेटर इज ब्रह्मा, ऑपरेटर इज विष्णु जी, एंड डिस्ट्रॉयर इज लॉर्ड शिवा. ठीक है, ये ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया. थ्रू कैसे? श्रुति. पहले जो था कुछ भी चीज रिटर्न नहीं था, एवरीथिंग वाज थ्रू वाक, बोलने के, वाक बुद्धि के कारण वो पास होती थी. आप आश्रम में जाते थे, आपको मंत्र ज्ञान मिलता था, आप वो मंत्र ज्ञान की प्रैक्टिस करते थे, आपको सिखाया जाता था सिद्धियां कैसे लेनी है, आपको मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, प्रोनाउंसिएशन. तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक पर्टिकुलर पीरियड तक वर्ड और माउथ के थ्रू ही पास हुआ, श्रुति और स्मृति के थ्रू, थ्रू मेमोरी. अब इस श्रुति और स्मृति की जो कथा है ये मैत्री ऋषि तक गई. मैत्री ऋषि को पराशर ऋषि ने दिया और उसके बाद वो नीचे व्यास जी के पास आया, जिन्होंने आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया. अब इस एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मल्टीपल रूप सामने आए. आज की मॉडर्न साइंस में जिसे हम फलदीपिका बोलते हैं, पराशरी बोलते हैं, केपी बोलते हैं, नाड़ी बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, वास्तु बोलते हैं. दीज ऑल आर पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी. और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को क्या बोला गया है? वेदों का अंग. इट इज कॉल्ड वेदांग. द वर्ड इज यूज्ड, वेदांग. देन देयर आर Param Vedas and there are Upavedas. The Upavedas are covered by Vastu. Upaveda is part of Vastu. Who? The main Vedas are part of, Vedang is part of Jyotish. One of the Ang is Jyotish. So astrology is Vedang. अब इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं. इसकी हिस्ट्री में ये तो डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है कि एक्चुअल में इंडियन एस्ट्रोलॉजी का वो रीजन हुई, बट ऐसा कहा जा सकता है कि एस्ट्रोलॉजी का जो गूढ़ सत्य है वो हमारे स्पिरिचुअल नॉलेज से जुड़ा हुआ है. हमारे योगी जो थे उन्होंने कुंडलिनी एनर्जी को आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमारे शरीर के अंदर एक डॉर्मेंट एनर्जी, जो कि डॉर्मेंट फायर कह सकते हैं, जिसे आप डिवाइन फायर कह सकते हैं, जिसे आप अवेकनिंग फायर कह सकते हैं, वो अवेलेबल है. राइट, वो अवेलेबल है. तो वो 7 चक्रास के साथ कुंडलिनी पावर और 7 चक्रास इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज अ मूलाधार चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, मणिपुरा चक्रा, अनाहत चक्रा, विशुद्धा चक्रा, अजनान चक्रा एंड सहस्त्रा चक्रा आर देयर. सो इनसे जुड़ी हुई है. बट इस नॉलेज के साथ में एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन भी थी, बिकॉज उन्होंने ये जान लिया कि जो चक्रास हैं ये हमारे सोलर सिस्टम से जुड़े हुए हैं. दैट इज वाई ईच चक्रा इज एसोसिएटेड टू अ कलर विच इज एसोसिएटेड टू द कलर ऑफ द विबग्योर. गाइस, आप सबके वीडियोस बंद ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ब्लैंक बोर्ड्स के साथ बात कर रहा हूँ. प्लीज ओपन योर वीडियोस. आई एम फीलिंग एज इफ आई एम टॉकिंग टू ब्लैंक बोर्ड्स. इतना बुरा नहीं हूं मैं देखने में, ना ही आप है, तो देख सकते हैं हम एक दूसरे को. तो ये हमारे सोलर सिस्टम्स के साथ जुड़े हुए हैं. राइट, every planet is related to an energy chakra in crystals. When we teach crystal healing, when we teach any kind of healing, they are related to those. So they are thus at a macro level, they are available in universe. In a micro level, they are available in our body.
सो एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जीज का हमारे ऊपर डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। इसलिए जैसे जैसे सीजन्स बदलते हैं, हमारे टेस्ट बड्स, हमारा बिहेवियर और हमारे लुक फील अपील भी बदलता रहता है। वैदिक एज में 500 बीसी के अंदर जब स्टार्ट हुआ नॉलेज ऑफ वैदिक साइंसेस, तो उसके अंदर लेंथ ऑफ डे एंड नाइट वर आर द रीजंस ऑफ फ्लक्चुएटिंग इन दैट। तो वहां पे सीजन्स, मंथ्स, आयान्स, ईयर्स, एक्लिप्सेस, नक्षत्रास वर सीन थ्रू द बाय सेजेस इन द स्काई, कि स्काई में इस टाइम के ऊपर स्टार्स ऐसे नजर आ रहे हैं, ये कॉन्स्टिलेशंस। उनकी गणना इतनी अच्छी थी कि आज की जो नासा की कैलकुलेशन है, उनकी गणना से सिर्फ 0.5% का वेरिएशन देती है। जो दूरी उन्होंने उस टाइम पे अपने वेदों में हमारे लिख दी गई, वो दूरी और आज जो नासा निकालता है और कहता है हमने ये डिस्कवर किया, दैट इज रीडिस्कवर, आई वुड नॉट कॉल इट डिस्कवरी, इट इज रीडिस्कवरी ऑफ द फैक्ट विच इज मेंशन्ड इन आवर वेदास इन अ वेरी इलैबोरेटिव वे। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर एक कॉन्सेप्ट बताया गया दैट देयर इज थिंग कॉल्ड अधिक मास, यानी कि एक पर्टिकुलर मंथ बढ़ जाता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर भी ल्यूनर और सोलर ईयर्स के हिसाब से वेरिएट हुआ। हाउ डिड दिस लीप ईयर केम? इट केम बिकॉज ऑफ दैट, दिस इज कॉल्ड अधिक मास कॉन्सेप्ट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। देयर इज कॉल्ड अधिक मास एंड देयर इज कॉल्ड क्षय मास। एक मंथ लैप्स हो जाता है, एक मंथ बढ़ जाता है। इवन the menstrual cycles in a lady are also directly related to the lunar cycle that we have. मून 28 दिनों के अंदर महीना बदल देता है, अपना साइकिल बदल देता है। तो दैट इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू द साइकिल ऑफ द लेडी, इट अफेक्ट्स द चेंज। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ अ प्लैनेट ऑन अस। ऐसे ही ड्यूरिंग वैदिक एजेस इंडियन न्यू फुल्ली अबाउट नक्षत्रास। पहले नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी ही होती थी, ये प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी बाद में शुरू हुई। पहले नक्षत्रों को ही स्टडी किया जाता था कि नक्षत्र के बेसिस पे कि कौन सा नक्षत्र किस जगह पे शयन कर रहा है, कौन से पद में है, उस पद के बेसिस के ऊपर ही उसको किया जाता था। दैट वाज कैलकुलेटेड संपता बिंदु, इक्विनेक्स पॉइंट। तो एक वर्नल इक्विनेक्स होता था, एक ऑटोमन इक्विनेक्स होता था, जिसके अंदर सूर्य कब दक्षिणायन हो रहा है और कब उत्तरायण हो रहा है, उसके बेसिस के ऊपर आपकी एनर्जीज के ऊपर काम होता था। फिर तृतीय श्रुति के हिसाब से नेम्स ऑफ नक्षत्र, देयर लॉर्ड्स, देयर सेक्स एंड अदर डिटेल्स अबाउट नक्षत्र इज गिवन। किसमें? तृतीय श्रुति में। देयर इज द डॉक्यूमेंट कॉल्ड तृतीय श्रुति, जिसके अंदर ये किया गया। इसी के बेसिस के ऊपर नक्षत्र में कुला, अकुला एंड कुल अकुला डिफाइन किया गया। ये भी एक 3 कैटेगरी ऑफ नक्षत्रास कि कुछ नक्षत्र कुला होते हैं, कुछ अकुला होते हैं, कुछ कुल अकुला होते हैं, ये डिफाइन किया गया। देन ऑल्सो शेप्स ऑफ नक्षत्र बेस्ड ऑन दैट, और उसके बेसिस पे उनका बिहेवियर समझा गया कि अगर कोई आदमी इस नक्षत्र में होगा तो उसका बिहेवियर ऐसा होगा। ऐसा क्यों है कि एक पर्टिकुलर प्लेनेट, एक आदमी एक प्लेनेट एक नक्षत्र में पैदा होता है, उसके बिहेवियर में वो तीक्ष्णता, वो एग्रेसिवनेस आ जाती है, और एक बिल्कुल ही क्षीण होता है, लेजी होता है, आराम से चलता है। तो ये सब चीजें नक्षत्रास के बेसिस पे नोटिस की गई। देन देयर आर वेरियस वर्क्स इन द ज्योतिष दैट इज डन, that is ऋक् ज्योतिष, यजु ज्योतिष, अथर्व ज्योतिष, सौर्य ज्योतिष एंड देन चंद्र प्रजापति। बेसिकली कंटेन्स अबाउट सन एंड मून। इसके ऊपर सूर्य सिद्धांत करके एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है या बुक है जो लिखी गई है, जिसने सूर्य के कलाओं के बेसिस के ऊपर पर क्या चेंजेस आते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन को बेसिकली फॉलो करती है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी मून को ज्यादा फॉलो करती है। और ऐसा नहीं है कि हम सन को कंसिडर नहीं करते, सन इज वेरी प्राइम। सन इन एनी हॉरोस्कोप टेल अबाउट व्हाट इज द सोल एनर्जी द पर्सन हैज, व्हाट इज द काइंड ऑफ एनर्जी पर्सन हैज इन द सोल, राइट। जो सूर्य ज्योतिष है वो मेनली डिस्कस अबाउट सन के बारे में करेगा, इसकी फैमिली के, उसके मोशन, उसके आयांस, वो कब कब अपनी कलाएं बदलेगा, हाँ, उसके ऊपर मुहूर्त के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है। यजु और अथर्व ज्योतिष के अंदर ऋक् ज्योतिष, अथर्ववेद contain many details about nakshatras, yogas, karnas and taras. Classifications of nakshatras on the basis of janma, sampat, vipat etc. is done. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडवांस ज्योतिष के अंदर। जब हम नक्षत्रास को पढ़ाते हैं तो हम इस कॉन्सेप्ट को जरूर डिस्कस करते हैं। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू डिस्कस। ये मेरे एडवांस ज्योतिष के करिकुलम में भी आता है, जो नक्षत्रास का डिटेलिंग है।
एस्ट्रोलॉजी इन महाभारत, अनुशासना पर्व, chapter 64 contains the list of nakshatras and the result making donations in each nakshatra. कौन से नक्षत्र में किस चीज को डोनेट करना है, कौन से बॉडी पार्ट से वो जुड़ा हुआ है, क्या चीजें ऑस्पिशियस करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये नक्षत्रास के डिटेलिंग में लिखा हुआ है. डिस्कसिंग अबाउट द बर्थ टाइम ऑफ युधिष्ठिर, आई एम टेकिंग, ये एक युधिष्ठिर के बेसिस पे केस स्टडी है. इसमें लिखा हुआ है इंद्रो चंद्रमा समराह मुहूर्त अभिदष्टम दिवो मध्यदातम सूर्य तर्थो पूर्णाते पूजते. This is the mantra based on which Yudhishthir is being explained. Yudhishthir was born on Monday when moon was transiting into Jyeshta. Now Jyeshta का मतलब सही आप समझते हो, जो ज्येष्ठ है, जो बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, ज्येष्ठा नक्षत्र. He was born in 8th Muhurta of the day, that is Abhijit. Abhijit is the best Muhurta to take a birth. आज भी घर में कोई मुहूर्त देखा जाता तो अभिजीत नक्षत्र के बेसिस के ऊपर घर की एंट्री सेट की जाती है. In Purnima, that is in the full moon. This shows their knowledge. At the time, Mars and Saturn were considered most malefic planets. Mars was considered as a planet causing fights and wars. In Udyog Parv, chapter 143, when Karna meets Lord Krishna, Karna says, Saturn is transiting in Rohini Nakshatra. Mars' retrograde motion has entered into Anuradha Nakshatra from Jyeshta. The Mahapata is afflicting Chitra Nakshatra and Rahu is about to afflict Sun. So the time indicates some evil event. इस तरीके से महाभारत काल में भी नक्षत्रों को यूज कर ये प्रिडिक्ट किया गया कि ये एक महाभारत होने का एक बड़े युद्ध की आसार बन रहे हैं. एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ने बताया कि सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग इनटू रोहिणी. सैटर्न मून के नक्षत्र में गया. वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, इंडो पाक वॉर 1971 happened when Saturn transited into moon nakshatra. So how does a planet entering into a nakshatra of other planet creates a situation? ये उसके बारे में एक छोटा सा इंटरैक्शन है. At the time of Mahabharata, it was 13 days. जिसको पक्ष बोले जाते थे, lunar fortnight, right? And there were 2 eclipses. इन 13 दिनों में नॉर्मली एक एक्लिप्स होता है, लेकिन इन 13 दिनों में 2 एक्लिप्सेस बैक टू बैक हुए थे, जिसके कारण एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स में डिवास्टेटिंग वार हुआ. द होल जनरेशन ऑफ कौरवास एंड पांडवास गॉट डिस्ट्रॉयड एंड द वाज. पार्डन सर, ऐसा क्यों? बट 2 मतलब वो क्यों हुए, इसके रिगार्डिंग? ऐसा होता है इसीलिए अब आप देखते हो जब आप फेस्टिवल आते हैं, कई लोग कहते हैं जी आज भी फेस्टिवल है, कल भी फेस्टिवल है. वो मून के साइकिल के बेस पे होता है. ओके. आपका जो मून की गति जो है वो कभी कभी एक मून का एक पीरियड है. हम कभी भी सनराइज लेते हैं तो क्या लेते हैं, फ्रॉम टुडे सनराइज टू सनसेट हम डे बोलते हैं. लेकिन वैदिक के अंदर जब हम सनराइज बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, टुडे सनराइज टू द नेक्स्ट डे सनराइज, दैट इज माई कंप्लीट डे. तो वो जो ये और ये जो हमारे साइड्रल ईयर का और ट्रॉपिकल ईयर का फर्क है, उस फर्क के कारण ये एक्लिप्सिस का डेज का ड्यूरेशन बदल जाता है. एक दिन 13 घंटे का भी हो सकता है और एक दिन 42 घंटे का भी हो सकता है. उसको जब हम एवरेज डाउन करते हैं तो वो डे 24 को लाने के लिए हमारे को जोड़ना पड़ता है. अगर एक ट्रांजिट के अंदर जब सूर्य उदय हो रहा था उस समय सूर्य उदय के समय चंद्रमा अस्थि नहीं हुआ, तो वो कंटिन्यू. जब भी कोई फेस्टिवल देखा जाता है तो उस दिन की तिथि, सुबह जो तिथि थी एट द राइज ऑफ सन टाइम, जो तिथि थी उस तिथि को माना जाता है. अगर आपको कोई कहे कि आज अष्टमी है तो आप अष्टमी कैसे चेक करते हो, सुबह अष्टमी तिथि होनी चाहिए. अगर कोई कहे कि आज 12 बजे के बाद अष्टमी है तो अष्टमी एक्चुअल में अगले दिन होगी, क्योंकि हमारा डे उस तिथि से स्टार्ट करना चाहिए. और इसको लेकर बड़ा मार्केटिंग फंडा किया जाता है कि जी आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो, ये ऑस्पिशियस नहीं है. इसका मतलब जब भी कोई चेक करते हैं तो हमेशा सनराइज के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग जो सुबह की तिथि राइज कर रही है वो ही डे की तिथि होगी. नेवर एवर टेक अनदर तिथि इनटू इट. तो जैसे इस बारी दिवाली पे वो ग्रहण पड़ गया था तो उसे एक दिन पहले करी थी. तो उस केसेस के अंदर हम नेक्स्ट उसके अंदर भी क्योंकि यही जब भी आपका ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण का एक पीरियड है. ग्रहण हर
ग्रहण लॉन्गिट्यूडली हर जगह पे सेम इम्पैक्ट नहीं डालता। अ ग्रहण लाइक अर्थक्वेक कम्स, दिल्ली के अंदर अर्थक्वेक 3.5 मीटर महसूस हुआ। The same earthquake will not be felt in Bangalore in the same duration. Even in Delhi, a earthquake seismic level felt at Jamnapar, which is the other side of the river bank, and seismic level felt at the Vikaspuri or Dwarka would be different, Okay, okay. right? Yes, sir. सर एक चीज और, जो भी अभी भी ग्रहण होते हैं ना, वो भी 13 डेज के डिफरेंस पर होता है अप्रोक्सीमेटली। पहले अगर चंद्र सूर्य ग्रहण आएगा तो थोड़े दिनों बाद ही, देखो 15 दिन हमारी जो बाद धरती है ना, ग्रहण वो आता है। धरती जो है वो एक्लिप्टिक है, हम्म वो गोल नहीं है, वो एक्लिप्टिक है, अंडाकार है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू सर्टेन पॉइंट्स इज वेरी स्मॉल, distance from center to certain point is very long. That is why the day and the hour gets variated. Day and the nights get variated. इसीलिए एक 2 दिन ऐसे आते हैं साल में जब हम कहते हैं आज रात सबसे लंबी, रात और दिन दोनों बराबर रहेंगे। इसके पीछे जो मार्च रीजन में है आता वो है, ये प्लानिटरी सितंबर में। मूवमेंट है, राइट? इसको समझना जरूरी है। मार्च और सितंबर में होते हैं 2 दिन। हाँ, ठीक है। अब ये है 10 अवतार। ये 10 अवतार क्या है? ये 10 अवतार हैं, 10 इनकारनेशंस ऑफ विष्णु टू स्ट्रीमलाइन द वर्ल्ड। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो उन्होंने कहा मैंने रचना तो कर दी है, लेकिन अब मैं सबको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो सब अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। जानवर जानवर की तरह बिहेव नहीं करेगा, उनको उनका दायरा नहीं पता होगा, उनको उनका सिस्टम नहीं पता होगा। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, हर चीज को सिस्टम में लाने के लिए विष्णु जी को रोल दिया गया। दैट इज वाई ही इज ऑपरेटर। तो उन्होंने अलग अलग टाइम पे, और विष्णु जी को एक कर्स मिला हुआ है कि ही हैज टू टेक मल्टीपल बर्थ एट वेरियस टाइम्स टू इम्प्रूव द सोसाइटी ही एज सच, बिकॉज उन्होंने कुछ रूल्स कभी फॉलो नहीं करे थे एक टाइम पे, तो उन्हें कर्स मिला। अलग अलग तरीके से उन्हें जन्म लेना पड़ा। ये जन्म किस लिए लेना पड़ा? सोसाइटी में सिस्टम और वैल्यू सिस्टम्स को बनाने के लिए। तो पहला जो अवतार हुआ वो था मत्स्य अवतार। हर अवतार का एक प्लेनेट से एसोसिएशन है। द फर्स्ट अवतार इज मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार केतु से रिलेटेड है। मत्स्य को, मछली को केतु से रिलेट किया गया। वो मछली के फॉर्म में आए। उन्होंने, उस मछली के पास एक सिंगल हॉर्न था ऑन इट्स हेड। फिश वार्नड द अर्थ ऑफ प्रलय। अर्थ में जो लोग रह रहे थे, राजा महाराजा ऋषियों को बताया कि प्रलय आने वाली है। तो आप एक शिप लाइक एक डिवाइन उसने चीज क्रिएट करी, और मछली खुद नीचे वो मछली ने उस शिप को ड्राइव किया, हाँ, सारे ऋषि गणों को लेके बचाने के लिए। ठीक है, ये अराउंड रीस्टार्टेड द क्रिएशन ऑफ अर्थ अराउंड 40,000 ईयर्स बैक। हमारे सप्त ऋषि सारे एनिमल्स उस पे आ गए, पेयर ऑफ स्पीशीज, और 40,000 साल से पहले उसको रीएस्टेब्लिश किया। फिर कोरमा अवतार हुआ ना। कोरमा अवतार क्या था? कोरमा वॉज द बैक ऑफ द टॉर्टोइज। सबने समुद्र मंथन की कहानी सुनी है। मंदिरा पर्वत को मंदा गया, किसके द्वारा? शिव के नाग द्वारा, को रोप बनाकर मंदा गया। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था राक्षसों को भ्रमित करने के लिए, राइट? आप लोगों ने एक राक्षस का नाम सुना होगा, स्वरभानु। नाम सुना है स्वरभानु? कौन थे स्वरभानु? एनीबडी? एनीबडी? स्वरभानु, स्वरभानु वॉज अ राक्षस हु आइडेंटिफाइड कि ये इसको भ्रम कर रहे हैं हमारे को, ताकि हमें नेक्टर ना मिल सके, हमें अमृत ना मिल सके। हे, हाँ सर, हाँ हाँ ठीक है। तो वो स्वरभानु ने अपना रूप बदल के देव की तरह सन और मून के बीच में खड़ा हो गया। विष्णु सन और मून ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया और इन्फॉर्म किया विष्णु जी को। तो विष्णु जी ने इंद्र की मदद से उसका सर कटवा दिया। जब सर कट, तब तक वो अमृत पी चुका था, तो आधा अमृत मुंह में रह गया, आधा अमृत शरीर में चला गया, जो बाद में जाके बने राहु एंड केतु, विच इज कट हेड इज राहु एंड कट बॉडी इज केतु। ठीक है, दिस इज इमर्ज, और उसकी तरह उसको वापस मंदिरा पर्वत में लाके उसको वहां पे रखा। ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ कोरमा अवतार। वरा अवतार,
व्हाट इज वरा अवतार? वरा अवतार इज राहु. इट इज लाइक अ वोल्ड, इज इट इज लाइक अ वाइल्ड सुअर जिसे बोल सकते हैं हम उसके फॉर्म में थे. उसने पूरी धरती पानी में तैर रही थी, डूब गई थी. बोर केम, अपने सींग से उसको उठा के धरती को वहां स्थापित किया जहां उसको होना चाहिए था. हाँ, पानी से निकाल कर. ठीक है. करेक्टली एट एक्यूरेटली एट राइट ऑर्बिट. और अर्थ इज हेयर फेमिनाइन, यहाँ पे अर्थ को एक फेमिनाइन की तरह एज्यूम किया गया और इसका लव इंक्लिनेशन दिखाया गया वरा अवतार के लिए. वो वरा की एक संगनी बन के रहना चाहती थी उस टाइम पे. हे, इसीलिए जब हम अर्थ बीइंग्स की बात करते हैं तो राहु का हमारे पे क्या टेम्पटेशन होता है? अट्रैक्शन. Rahu is tempted. Why earth beings are attracted towards glamour, attraction, luxury? क्यों चाहिए हमें वो टेम्पटेशन, वो पॉजिटिवनेस क्यों चाहिए? वो कहां से आ रही है? वो इस अवतार के कारण आई हमारे जीवनों में. नरसिम्हा, आधा नर इंसान आधा नर. जब उसे कहा कि हाफ मैन हाफ एनिमल, दिस स्टेज इज एनिमल टू ह्यूमंस. यहाँ पे एक ट्रांजिशन मैसेज आया कि अब हम थिंकेबल ह्यूमन लाइफ की तरफ जा रहे हैं. अभी तक हम एक अनटेम्ड इंसान की, एक जानवर की तरह, बीइंग की तरह रह रहे थे. अब हमारे पास सोचने समझने की, लॉजिक की, रीजनिंग की ताकत आ रही है. तो ये नरसिंह अवतार इसलिए हुआ. ठीक है. वामना अवतार, वामना अवतार ने क्या किया? जुपिटर. मार्स का काम क्या है? एग्रेशन. मार्स का काम है लड़ना. मार्स का काम है क्वार्म. मार्स का काम है विनिंग एट एनी कॉस्ट. कॉस्ट. मार्स कभी हारता नहीं है. मार्स के अंदर कंपटीशन की बहुत ताकत है. इसलिए मार्स के आगे कोई टिकता नहीं है. लेकिन मार्स खराब हो जाए तो गली का गुंडा भी मार्स, डॉन भी मार्स, पुलिस वाला भी मार्स, थाने का लीडर भी मार्स, ये सारे मार्स, यूनियन का लीडर भी मार्स. ठीक है. वामन अवतार, वामन अवतार एक बोने के फॉर्म में आया, जुपिटर के फॉर्म में आया. जुपिटर उसका प्लेनेट है. तो बोने ने क्या किया? उसके पास शरीर नहीं था, बुद्धि थी. तो उसने अपनी बुद्धि से, अपने बुद्धिमता से संसार में एक स्टेप बताया कि मैं 3 पग में सारी दुनिया को नाप दूंगा. वो मांगी, सिर्फ मुझे 3 पग भूमि दे दो, बाली को बोला. और 2 पग में धरती, 1 पग में आसमान, तीसरा पर उसके सर पे, ताकि वो 45 लोक में चले जाए. इस तरह से उसने वापस अटेन किया, उसके घमंड को तोड़ा. ठीक है. उसके बाद आया पराशर, ऋषि पराशर, परशुराम. राम अवतार. परशुराम अवतार ने, परशुराम अवतार ने क्या किया? परशुराम अवतार थे वीनस के, शुक्र. शुक्र के पास संजीवनी विद्या है, मृत को जीवित करने की. ऐसा कहा जाता है कि एक बार बृहस्पति ने जुपिटर जी ने ये कहा, जाओ, ब्रह्मा जी ने कहा, जुपिटर ने कहा कि जाओ शुक्र जी से ज्ञान लेकर आओ, उनसे सीख कर आओ. अपने पुत्र को बोला. तो जो राक्षस थे उन्हें ये डर लगा कि कहीं ये बृहस्पति जी का पुत्र है, ये ऋषियों के, देवों के गुरु हैं, अगर ये हमसे संजीवनी विद्या भी सीख गया तो ये तो हमें कहीं पे भी नहीं छोड़ेगा. तो उन्होंने क्या किया? उसको एक बार 2 हिस्सों में काट दिया. लेकिन वो शुक्र का डिसाइपल था और सच्चा भक्त था. शुक्र ने उसको वापस जीवित कर दिया. फिर वो परेशान हुए, अब क्या करें? तो उन्होंने क्या किया? एक दिन कॉन्स्पिरेसी करके उसके टुकड़े टुकड़े करके शुक्र को ही खिला दिया. अब शुक्र को जब ये उसने अब तपस्या करी तो उसको लगा कि मेरा जो स्टूडेंट है वो मैं ही खा गया हूं. तो उन्होंने अपने गर्भ में उसे वापस जन्म देकर रीबर्थ दे दिया. दिस इज द पावर ऑफ शुक्र. बट वो विद्या वो उसे नहीं सिखा पाए. इसलिए अगर जुपिटर को हम बहुत पावरफुल मानते हैं, देवगुरु मानते हैं, तो हमें शुक्र देव को भी कम नहीं आंकना चाहिए. वो भी बहुत पावरफुल गुरु हैं. एंड हु इज शुक्र इन आवर लाइफ? शुक्र इज वाइफ्स इन आवर लाइफ, विमेन इन आवर लाइफ, आवर पार्टनर्स इन आवर लाइफ. अगर संगनी अच्छी आ जाए तो कहते हैं स्वर्ग मिल गया, संगनी खराब आ जाए तो कहते हैं नर्क हो गया जीवन. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सेकेंडली, अगर हम संगनी की इज्जत नहीं करेंगे तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती, सुख शांति नहीं रहती. जहां विमेन की रिस्पेक्ट नहीं होती वहां कभी भी सुख शांति नहीं रहेगी. ये एक फैक्ट है. ठीक है. उसके बाद हुआ राम अवतार. राम अवतार किस लिए हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तम राम.
परशुराम ने सारे के सारे क्षत्रियों को हराकर उनके घमंड को खत्म किया था और वापस राजकता लाए थे। और राम ने क्या किया था? मर्यादा, उसने वैल्यूज की कि इफ वैल्यू इज टू बी प्योर एंड पायस, इवन माय वाइफ विल आल्सो गिव द टेस्ट फॉर प्योरिटी एंड पायसनेस। ही सैक्रिफाइस्ड हिज वाइफ। आज भी राम को एक अच्छे राजा की तरह मानते हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह मानते हैं। लेकिन अगर मैं हस्बैंड और वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो वो उन्होंने एक फेयर डील नहीं करी थी। बट संसारिक सामाजिक में, समाज में वैल्यू सिस्टम देने के लिए वो एक बहुत अच्छा है। पूरे इंडिया में एक ही मंदिर है ओरछा के पास जहां पे राम को एज एन हस्बैंड पूजा जाता है। दैट इज नियर ओरछा, नियर दतिया, आफ्टर ग्वालियर। उसके पास एक शक्तिपीठ है दतिया में। अगर आपको कभी मौका मिले जीवन में, जरूर जाके उस शक्तिपीठ में बैठिएगा। दैट्स अ वेरी वेरी पावरफुल सेंटर। आपकी मेंटल इंट्यूशन इतनी अच्छी हो जाएगी, आप बिलीव ही नहीं कर सकते, इतनी पावर है उस जगह में। कृष्णा, हाँ, कृष्ण अवतार हुआ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमें गीता का पाठ दिया। जन्म और मरण एवरी मैं ही देने वाला हूं और मैं ही लेने वाला हूं। मैं ही संचालित करता हूं, मैं ही खलित करता हूं। कर्म हमारे लिए क्या है, कर्म का रूल हमें कृष्ण जी ने बताया। इसीलिए उनको 16 कला संपूर्ण कहते थे। उन्होंने हमारे को कंफ्यूज डाउटिंग ह्यूमैनिटी को अर्जुन के थ्रू मैसेज दिया। किसमें दिया? बैटलफील्ड में दिया। जब आप, वो बैटलफील्ड किस चीज का सिंबलिज्म है? दिस बैटल इज इन आवर माइंड अबाउट आवर ओन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर लाइफ। ये सिंबॉलिक मैसेज है कि हम अपने अंदर के अंतर्द्वंद मन के अंदर जो बैटल होता है उसको कैसे एकाग्र करें, अपने कर्म को समझें। जो हमारे कर्म में कर्म संगत है, जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी चिंता क्यों करनी है, और जिसको कंट्रोल कर सकते हो उसके बारे में चिंता करो क्यों, उसको ठीक करो। तो इसीलिए सर इसका मतलब देर इज नथिंग कॉल्ड अ बैड पीरियड, देर इज ऑलवेज अ लर्निंग पीरियड और अ अर्निंग पीरियड। आप जिंदगी में या कमाते हैं या सीखते हैं। नेक्स्ट केम वॉज बुद्धा। बुद्धा वॉज मरकरी, जिन्होंने संसार में अवेयरनेस से अवेकनिंग की तरफ लेके गए। अपने आप को एलिवेट कैसे करना है, अपने को डिवाइन कनेक्शन की तरफ कैसे लेके जाना है। नॉन वायलेंस का मैसेज दिया। रेसिस के अंदर वायलेंस और ग्रीड को खत्म किया। ठीक है, अभी एक अवतार और होना है, दैट इज कालकी। वो कब होगा, कितने हजार साल बाद होगा, वो आप और मैं नहीं कह सकते, मगर वो होगा जरूर, ये तय है। हम कितने जन्म ले चुके होंगे, किस रूप में होंगे, हमें नहीं पता। हाँ, मगर वो होगा, 100% होगा। सर सर हमारे ब्रह्मा जी की एक पल के होगा तो हमारे पूरे जीवन काल खत्म। उनका एक हमारे पूरी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन आपकी कम से आवाज कम। क्लियर नहीं आ रही आशीष, थोड़ा सा क्लियर बोलो। एक सेकंड सर मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ हेलो सर, हाँ ठीक है ये अब? हाँ हाँ, अब आ रही है, बोलो। सर इसमें ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे मतलब ये युग कम से कम सर युग युग है, खत्म युग कर है, देते। युग, वो युग है। हाँ चार चार लाख खत्म कर बत्तीस देते। हजार 4,32,000 साल है कल युग। हाँ हम अभी कुछ कुछ हजार साल जिए हैं अभी। 5125 के आसपास। हाँ जी। बस इतना ही है अभी तो। इसीलिए विक्रम संवत जब आप बोलते हो, शाक संवत जब आप बोलते हो, तो वो युग है। उनका एक अच्छा। फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। जब आप अपने करंट ईयर को, जब वो कहते हैं ना 20,000 संवत ये साल हो रहा है, उसके अंदर एक फॉर्मूला है पढ़ने का। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो मैं इस कोर्स के एंड के अंदर आपको बुक्स के भी रिकमेंड करूंगा, आप वो पढ़ना। आपके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होंगे लाइफ को लेकर। हम्म, ठीक है, अब हम बात करें अलग अलग तरह के चार्ट्स की। देर आर दीज आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स। हम लोग इस चार्ट को फॉलो करेंगे, विच इज कॉल्ड नॉर्थ इंडियन चार्ट। दिस इज द बंगाली चार्ट। इसके अंदर समवट इसके जैसा ही रहता है, मूवमेंट वही रहती है, बट सेंटर के अंदर लग्न और सारे डिटेल्स को लिखा जाता है यहाँ पे। और ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये भी चलता है। जो साउथ इंडियन चार्ट है ये क्लॉकवाइज चलता है। यहाँ पे राशियां मूव नहीं करती। लगन को उस राशि में लिख दिया जाता है जो राशि वहां पे है। तो लगन की लोकेशन फर्स्ट हाउस में नहीं रहती। जैसे हम इस चार्ट के अंदर जब भी लगन होगा, इसको डायमंड चार्ट भी बोलते हैं, जब भी लगन होगा इसको फर्स्ट हाउस में ही लिखेंगे। नॉर्थ इंडियन चार्ट में हम लगन को
हमारे बर्थ पे जब जो पहली राशि राइज कर रही थी, उस लगन को हम, जिसको हम लगन बोलते हैं, असेंडेंट बोलते हैं या जन्म बोलते हैं, जन्म लगन बोलते हैं, वो हम अपने फर्स्ट हाउस में, ये हमारा फर्स्ट हाउस है। ये ऐसे चलता है, ये इस तरीके से चलता है। देखो, ये इस तरीके से, ये मेरा फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th. So this is moving like this, anti-clockwise. तो अगर ये मेरा बर्थ है, तो ये क्या है मेरी, ये मेरी डेथ है, ये मेरा अंत है। ठीक है, ये मेरा अंत है। तो ये हमारा इस तरीके से चार्ट का डिटेलिंग है। सर 11 11 टू टाइम्स क्यों लिखा? 10 के बाद 11 देन अगेन 11। 11 वो गलती से हो गया, लिखना बोल। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, सॉरी, अरे चार्ट का, थैंक यू। तो आज की क्लास को हम मेरे ख्याल से यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, दैट वुड बी, अदरवाइज द डोजेज विल बी टू हाई। गैलप दिस आज का ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन लगा। हाउ डिड यू फाइंड द फर्स्ट डे? कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज, एनी क्वेरी यू गाइस हैव? हाँ सर, नंबर ऑफ डेज क्या रहेंगे हमारे? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे? मंडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। टाइमिंग सेम? सेम से। सर थैंक एक यू चीज सर। वो बताना, टाइप्स ऑफ चार्ट्स कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, एक बार वो रिपीट बता करिए। देता हूँ। ये चार्ट जो है, जस्ट ये चार्ट ऐसे चलता है क्लॉकवाइज। ओके। ये नीचे से यहाँ पे खाली है, ये सेंटर में हम्म खाली है। ठीक है, हम्म ये ऐसे चलता है। यहाँ पे क्या होता है, मान लो किसी का असेंडेंट एंड 10 नंबर का है, दैट इज सैटर्न। तो यहाँ पे राशियां वैसी लिखी होंगी, यहाँ से स्टार्ट होगी राशि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब असेंडेंट 10 नंबर का है, तो असेंडेंट यहाँ पे ASC लिख ये दोगे, आएगा। यहाँ पे ASC आ जाएगा, 10 हम्म 11 12। ठीक है, हम्म इसके अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा, बट यहाँ पे जो लगन है वो यहाँ लिखा जाएगा सेंटर में। ओके, एंटी क्लॉक है ये। एंटी क्लॉकवाइज ही है ये, ऐसे लिखा जाएगा। बाकी सारा कुछ यहीं आ जाएगा, सिर्फ जन्म लगन जो है वो सेंटर में आ जाएगा, और सेंटर। लगन के सारे सारे बर्थ डिटेल्स यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, हम्म ये वेस्टर्न चार्ट है, इसके अंदर डेकन्स चलते हैं। इसमें 360 डिग्री का सर्कल को माना गया, उन्होंने सर्कल में बांट दिया है, उसको 10 डिग्री के अंदर बांट दिया, डेकन्स में बांट दिया, फर्स्ट डेकन, सेकंड डेकन, थर्ड डेकन। तो 12 जो है सर्कुलर, इसको सर्कुलर चार्ट बोलते हैं या वेस्टर्न चार्ट बोलते हैं। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज होता बेस्ड ऑन सर डेक। है। हाँ जी, हाँ जी, तो जनरली मैंने देखा है कि साउथ इंडियंस की जो जो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस होती हैं वो काफी बहुत सटीक होती हैं बहुत। एज कम्पेयर टू, बहुत सटीक होती हैं, मतलब बहुत एक्चुअली ट्रू निकलती हैं। ऐसा नहीं, क्यों ऐसा सर? कुछ नहीं है सर, देखो आपको क्या होता है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग ना, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज ये क्लेम करते हैं हम एस्ट्रोलॉजर हैं। आप एस्ट्रोलॉजी में एक आदमी जन्म कुंडली को सिर्फ D1 चार्ट को पकड़ के प्रिडिक्ट कर रहा है, एक D1 चार्ट प्लस डिविजनल चार्ट कर रहा है, एक D1 चार्ट प्लस भाव चलित कर रहा है, एक D1 के अंदर एक चार्ट को कंसिडर, डिविजनल चार्ट को कंसिडर करता है, एक चार्ट को कंसिडर ही नहीं करता, एक नक्षत्रा के ऊपर बेसली काम कर रहा है, एक नक्षत्रा के पदा को भी पकड़ रहा है। तो वो जब तक आप गुड़, आपको ये पता होना चाहिए आपको देखना क्या है। हम प्रिडिक्शन में हमेशा सबको कहता हूँ कि कभी भी एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन करने की जल्दी मत करो। लॉजिक और रीजनिंग, क्यों मैंने ये कोर्स लॉन्च किया, इसका पीछे का पर्पस क्या है? मैं, आप इसको करने के बाद आप ये मत क्लेम करिएगा किसी को कि मेरी एस्ट्रोलॉजी, आई एम एस्ट्रोलॉजर। यू कैन से आई एम ए लर्नर,
आई एम एस्ट्रोलॉजी नॉलेज लर्नर, आई एम नॉलेज है कि एस्ट्रोलॉजी मतलब लर्नर सर। और आप नॉलेज। उस एस्ट्रोलॉजी लर्नर में अपनी केस स्टडीज ले सकते हो कि सर ये मैंने केस स्टडी करी, जो मैंने अभी तक सीखा उसके बेसिस पे मेरे सामने ये आ रहा है। जब आप उसका हम्म नेक्स्ट फिल्टर उसके ऊपर लगाओगे तो आपको गुड़ चीज समझ में आएगी कि ये हो क्या रहा है। कभी कभी पूरा का पूरा रिजल्ट पलट जाता है। हम्म अब आप मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 100 में हर चौथे इंसान के घर में चार्ट में सूर्य और मरकरी इकट्ठे बैठे। बड़ा कॉमन पॉइंट बता रहा हूँ। सूर्य और मरकरी हर चौथे चार्ट के अंदर इकट्ठा होता है, जिसको हम बोलते हैं सूर्य आदित्य बुध योग। तो फिर वो फलीभूत क्यों नहीं होता? अब हम कहते हैं ओके। नहीं मोदी जी के चार्ट में कस गज केसरी योग है, तो उनको ही गज केसरी योग क्यों मिला? इतने और पैरे रखे हैं गज केसरी योग, सारे मोदी क्यों नहीं बने? वो उसका फ्रूटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? उस हम्म फ्रूटिफिकेशन को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या वो प्रोमिसेस आगे हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। वो प्लेनेट के साथ क्या हो रहा है आगे। अगर वो प्लेनेट मल्टीपल जगहों पे खराब हो रहा है, मैलेफिक्स उसको देख रहे हैं, तो वो प्रॉमिस होने के बावजूद भी आपको वो डिलीवरेंस नहीं देगा। हाँ, ब्लेसिंग जरूर मिलती है। इफ यू आर टॉकिंग, इफ योर फादर इज विद यू विल ऑलवेज गेट ब्लेसिंग। बट अगर आपके हम्म फादर आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो वो ब्लेसिंग हम्म उतनी ही देंगे ना जितनी ताकत है उनके पास। हम्म, यही योग है, यही ओके। प्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं आम भाषा में टेक्निकल चीजें समझाऊंगा आपको। तो बेसिकली जैसे कई लोग होते हैं जो एंसेस्ट्रल के तौर पे मतलब बहुत ज्यादा वेल इक्विप्ड होते हैं, तो मतलब उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उसको उसके थ्रू ओवरकम कर लेते हैं। और वो हाँ, प्रॉब्लम किस वजह से आती है हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे प्रॉब्लम देखो क्यों दिस इज आती है। आवर एनी प्रॉब्लम, देर सबसे बड़ी बात है एवरीथिंग दैट हैपेंस इन आवर लाइफ इज एन आउटकम ऑफ आवर ओन कॉन्शियस डिसीजन। ये बात तय है। हम कुछ भी झेलते हैं अपनी जीवन में। मान लो आप नौकरी कर रहे थे, आपने एस्पायर किया जी मैं तो आज अपना खुद बिजनेस स्टार्ट का एक करते हैं। ऑपरेशन खोलूंगा, खुद की एक चीज हाँ। खोलूंगा। आपने डिसाइड कर लिया, ये आपका डिसीजन है। आपने कोई चीज हम्म फोर्स ही करी, मैंने अपना स्टार्टअप खोलना था, मैंने स्टार्टअप खोल लिया, मगर वो मेरे फ्यूचर की चीज है। मैंने सोचा, आपने कुछ चीजों को देखा, लेकिन बाद में जब कोई प्रॉब्लम आई तो आपने क्या बोला? अरे यार वो गवर्नमेंट ने एड नहीं दी, वो स्कीम ही हम्म अवेलेबल हो गई, उस बंदे ने मेरा आइडिया चुरा लिया, मेरे को लोग गलत मिल गए, किस्मत खराब थी मेरी। हम्म। वर्ड्स दैट वी यूज आर दीज। मतलब जनरली ये सब पहले से प्री डिसाइडेड होता है हमारे साथ, मतलब हमारा आपस में मिलना भी प्री डिसाइडेड था। बिल्कुल है। इवन हमारे जो आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने मेरे कोर्स की फीस कोई 50,000 तो है नहीं, हम्म उसके बावजूद भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल मेरे पास आए पढ़ने के लिए। हम्म हम्म चाहे वो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स थे, मेरे ओल्ड स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं हम्म जिन्होंने मल्टीपल कोर्सेज मुझसे करे, बट हम्म यही लोग क्यों आए? उनका 8th हाउस एक्टिवेटेड है, हाउस ऑफ लर्निंग एक्टिवेटेड है इस समय। आपका 9th और 8th हाउस दोनों एक्टिवेटेड है इस समय। मैं चार्ट में हम्म, प्रूफ, किसी का भी चार्ट उठा के मैं प्रूफ कर दूंगा ये बात। ओके। 8th हाउस इज लर्निंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आपका केतु, आपका मरकरी और आपका जुपिटर एक्टिवेटेड है इस समय। हम्म, तभी आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, वरना आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका रुझान ही नहीं जाएगा। नहीं सर, मैंने अच्छा मैंने न्यूमरोलॉजी का बेसिक कोर्स करा हुआ है मैंने। तो मुझे उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि उसके अंदर भी होता है कि मेरे अपनी जो लूशो ग्रेड के अंदर 3 नंबर और 7 नंबर आई नहीं। यार रोशो ग्रिड की तो बात मत करो। रोशो ग्रिड तो के हमारा कोर्स अगर आप करोगे तो आप, मेरे स्टूडेंट्स ही बैठे हैं आप में से जिन्होंने हमारे साथ स्टूडेंट्स लोशो ग्रिड भी करी है और हमारे साथ वैदिक भी करा है। अर्चना मैम ने दोनों करे हैं मेरे साथ। हाँ, तो अर्चना मैम बड़ा इजीली उसको वैलिडेट कर सकती हैं कि लोशो ग्रिड का आगे जो सूक्ष्म चीज है, अगर सिर्फ लोशो ग्रिड हम्म, करोगे तो वो अपने आप में कंप्लीट है ही नहीं। आप सिर्फ हाँ लोशो ये ग्रिड तो के नहीं है। बेसिस पे एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती क्योंकि वो हम आप जैसे मतलब मैक्सिमम मतलब रिपीट नंबर और मिसिंग नंबर तक पहुंच कर रुक जाओगे। कार्मिक नंबर तक से कार्मिक नंबर को बहुत सर एडवांस कुछ है, भी लेकिन वो एक कार्मिक, लिमिटेड है। सर वो लिमिटेड है कार्मिक सर। नंबर ना एक्चुअली क्या है कि हमारे इंडिया में चाइना की चाउमीन का भी पंजाबीकरण हो जाता है। हाँ वो बेसिकली वो हमें चाइनीज से ज्यादा अगर लिंक है। चाइनीज को आके यहाँ की चाउमीन खिला दोगे ना, कहोगे समझ में नहीं मजा आएगी, नहीं है। चाउमीन है ही नहीं। हाँ तो बिल्कुल इसलिए सही कह रहे हैं।
इसीलिए सर तभी तभी मैंने सर एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं गया था, बिकॉज उसमें ना वो बहुत लिमिटेड है। आप एक नंबर के अंदर उसमें 7 से ज्यादा रिपीट होते नहीं। अब मुझ जैसे बंदे, मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ 10/11/1988 है, तो मुझ जैसे करोड़ों बंदे पैदा हुए होंगे उस दिन। सर आपके अपने घर में अगर आपके दो भाई भी आप एक टाइम पे पैदा हो रहे हो ना, तो भी हम्म। आप दोनों की लाइफ डिफरेंट है। उसके अंदर से ट्विंस के बारे में इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि बिल्कुल, मेरा ट्विंस ट्विंस भी के यही बारे में। उस वहां नक्षत्र रोल में आता है, हाँ, वहां पे नक्षत्र का रोल आता है सर। क्योंकि वो उसमें माइक्रो लिमिटेड हो लेवल पे जाता जा रही है चीज। है। उसमें टाइमिंग वगैरह भी सारे इंक्लूड हो जाते हैं उस टाइम पे। बहुत कुछ इंक्लूड हो जाता है उसके अंदर, करण हाँ। योग। एक छोटी सी तिथि बदलने से, एक छोटी सी डिग्री बदलने से पूरा का पूरी ट्राजेक्टरी बदल जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर। एक बच्चे के पास लग्जरी लग्जरी है और दूसरा बच्चा हम्म। स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में है। हम्म। उसके पीछे रीजन कर्मिक डेप्थ है। हाँ, प्रीवियसली डेप्थ है सर, व्हाई डिड प्रीवियसली कर्मा भीष्म है। पितामह ओनली सर्वाइव? सबसे बड़ी लर्निंग है। हम्म। माँ गंगा ने बोला कि आप मुझसे सवाल नहीं पूछोगे। सारे वसुस को तो वो ड्राउन दिया कर था। दिया, हाँ। बट एक वसु को सवाल पूछा और वो उसको वो जिंदगी के उलझनों को झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि ही वॉज द वन मेन पर्सन हु स्टोल द थिंग्स फ्रॉम ऋषिज आश्रम, जिनको हम्म। 8 वसुओं ने चोरी करी थी, जिसमें मेन वसु जो था वो भीष्म पितामह था, जिन्होंने वो चोरी करी करी थी। बाकी सबने साथ दिया था। जिन्होंने साथ दिया उनको तो फ्रीडम मिल गई बाय द वे ऑफ प्रेयर, बट जिसने हम्म। एक्ट किया था उसको वो जन्म झेलना पड़ा, जीवन मरण हम्म। देखना पड़ा, तीरों की शैया पे लेटना पड़ा। ये हम्म। तीरों की शैया है, ये प्रॉब्लम्स है नहीं। हाँ। ये वो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कर्मास को आप इरेडिकेट नहीं कर सकते। अगर आप ये कहो कि आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू सब कुछ इरेडिकेट कर दोगे, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा नहीं हो सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? इसीलिए हाँ। मैंने आपको पहले बोला कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के कुछ गुण हैं, वो गुण हम्म। आपके अंदर जरूर होने चाहिए। वो आप डेवलप करो अपने अंदर। इवन इफ यू हैव रिफ्ट विथ समबडी, व्हेन ही इज कमिंग टू यू फॉर कंसल्टेशन, आप हम्म। सब भूल कर उसके गाइड बन जाओ। हम्म। इवन इफ इज आस्किंग कि मैं आपके खिलाफ ही केस लड़ रहा हूँ, मैं जीतूंगा या हम्म। नहीं, मैं उस लेवल तक की बात बोल रहा हूँ, तो आपका आंसर उसके चार्ट के हिसाब से ईमानदार होना चाहिए कि सर आपके चांसेस इस वाली डेट में जीतने के हैं, अगली डेट में मैं जीतूंगा। पर सर उसमें भी डायरेक्टली ये नहीं बोलते ना कि मतलब आप जीत जाओगे, कि वो उसमें भी ये कहते हैं कि नहीं सर, आपके साथ ये वो नहीं दिन। बोलते जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर आप एक डेट रेंज दे सकते हो कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में ये चीज घटेगी, हम्म। अगर आप पूरी डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आ जाओगे टू द आवर टू द सेकंड, आप करेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। हम्म। लेकिन उसके लिए फिर आपको गणित पढ़नी पड़ेगी। गणित हर नहीं तो किसी वो के तो। बस की नहीं है। आज किसी को हम्म। बोलूंगा कि लॉन्गिट्यूड ऐड करो, उसके अंदर ये माइनस करो, उसके अंदर लॉन्गिट्यूडिटी निकालने के लिए 25 फॉर्मूलेस का एक चैप्टर है अच्छा। एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ओके। मतलब उसके अंदर आप इतनी इतनी डिटेल में जाके, बिल्कुल है, इतनी डिटेल बिल्कुल है। तब जाके पढ़ते हाँ हैं। जी। ओके। हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी चक्रास होते हैं। देर आर अराउंड 25 टू 40, मैनी 30 to 40 मेजर चक्रास। जब किसी की डेथ और लाइफ की अच्छा। बात आ जाती है, तो एक चक्रा के अंदर नक्षत्रास को प्लेस किया जाता है टू चेक अच्छा। कि उसकी लाइफ इस समय बाहर हम्म। निकलेगी इस क्रॉनिसिटी से, या डेथ साइड से कि नहीं निकलेगी। हम्म। उस लेवल पे वो चीजें हैं। सर नहीं सर, ये मेरे साथ 2-3 साल पहले हो चुका है, मेरी मदर से रिलेटेड। तो हम्म। मेरे एक अंकल है, उन्होंने मतलब प्रेडिक्ट कर दिया था कि वो फलानी तारीख तक ही है, उसके बाद नहीं है। बट उन्होंने मतलब फिर हमने पूजा पाठ करवाई थी, वो सर्वाइव कर गई वो टाइम। सर बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे आप हाँ। महामृत्युंजय या संजीवनी मृत्युंजय हाँ। आप करते हो, लेकिन संजीवनी मृत्युंजय को भी करने का एक अटायर है। हम्म। अभी मैं जो एक कोर्स डेवलप कर रहा हूँ रेमेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, उसमें हम लोग हम्म। इंक्स भी बता रहे हैं कि आप कौन सी इंक से बनाओ, कौन सी चीज से बनाओ, अच्छा। अच्छा। कौन कौन से चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। यंत्र हम्म। देखने बनाने के लिए एक चीज है, प्रेयर आप टाइट शॉर्ट्स या जीन्स पहन के नहीं कर सकते। नहीं उसका सर। उसकी एक तरीका है, गुरुकुल होता था पहले, कुछ कलर्स सर की मेडिटेशन। आप हॉस्पिटल जाते हो, आप हॉस्पिटल जाते हम्म। हो, आपको ग्रीन हम्म। कलर की बेडशीट से क्यों मिलती हैं, या आपको येलो कलर की पंपकिन कलर की वॉल से क्यों मिलती हैं? उसके पीछे कलर थ्योरीज हैं। हम्म। बाय अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको एक राय दे रहा हूँ सबको, आपको मेरे नोट्स बनाने हैं,
आप येलो पेपर पे रेड पेन से बनाइए, आपकी मेमोरी शार्प होती जाएगी। यूज येलो पेपर एंड रेड पेन, एंड आपकी सर वो जो मेमोरी। पहले आपने ग्रिड का बताया था वो तो ग्रीन पेन से बनाना है ना? हाँ, मैं भी सब ग्रीन पेन से ही ले रहा हूँ ये। आप येलो पेपर पे रेड पेन से लिखो, दैट्स अ साइंस बिहाइंड इट, इट इंप्रूव्स द मेमोरी। इवन आप सर इसके द्वारा आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में चली जाएगी। तो सर ठीक जो है, ट्राई पहले करूंगा व्हाइट सर ये। रजिस्टर पे बनाना शुरू कर दिया कोई उसे बात रेड नहीं, पेन ये से लिखूं? फर्स्ट डे है, अब तो अभी इंट्रोडक्शन ही हुआ है, कोई ऐसा हमने कोई। नहीं 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 सर, मैं अपना वैदिक न्यूमरोलॉजी का बोल रही हूँ कि मैंने व्हाइट रजिस्टर पे यूज किया, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ऐसा कोई वहम नहीं करना, ये एक। येलो पेपर्स वाला अरे रजिस्टर बाबा, कहाँ येलो से पेपर, लाऊं? अगर आपके पास येलो पेपर, आप, मैंने अभी ढूंढना मंगाया पड़ेगा। मैंने अभी 500 येलो पेपर मंगाया है अमेजोन से, और उसका स्पायरल बनवाए हैं अपने लिए। ओके। 500 येलो पेपर के स्पायरल मेरे कल बने हैं, मैंने बनवाए हैं अपने लिए, अपने नोट्स के लिए, अपनी वर्किंग के लिए। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, जो टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं उसमें से जैसे हम वैदिक में हम चैलेडियन के अकॉर्डिंग जाते हैं, पाइथागोरियन के नहीं, तो इसमें कौन से चार्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा जाएंगे हम? नॉर्थ इंडियन। चार्ट के थ्रू मतलब? नॉर्थ। आप नॉर्थ इंडियन। न्यूमरोलॉजी से इसको लिंक मत करो। अच्छा नहीं करें, लेकिन इसमें 4 हमारे पास ग्रिड्स हो गई, तो हम नॉर्थ इंडियन के और थ्रू नहीं, हम ज्यादा नॉर्थ जाएंगे? इंडियन चार्ट यूज करेंगे। हम लोग नॉर्थ इंडियन ही करेंगे। हम एंटी डायमंड चार्ट बोलते हैं क्लॉकवाइज। उसको, डायमंड चार्ट बोलते हैं इसको, टेवा कुंडली, जो हम नॉर्थ इंडिया में यूज करते हैं वही करेंगे। ठीक है, ठीक वो है। जो एंटी क्लॉकवाइज मूव एंटी कर रहा है। क्लॉकवाइज घूमता है, उसको विष्णु जी रूल करते हैं, उस चार्ट को। अच्छा। जो साउथ इंडियन चार्ट है उसको ब्रह्मा जी करते हैं। जो बंगाली चार्ट है, उसके ऊपर शिव जी और विष्णु जी दोनों का रूल है। जो सर्कुलर चार्ट है, उसके ऊपर सन, विष्णु के सन इनकारनेशन का रूल है। हर चार्ट को किसी देव के साथ जोड़ा गया। सर्कुलर को किसके साथ जोड़ा आप है एक सर? चीज बताओ, आपके कंट्री में सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है? साउथ में ही है। साउथ नॉर्थ में ही में। है सर। नॉर्थ में। नहीं सर, साउथ में ज्यादा है। अच्छा, शिव के मंदिर सबसे ज्यादा आपको साउथ में मिलेंगे। हाँ हाँ। विष्णु मंदिर, हाँ आपको वैष्णव मंदिर जो मिलेंगे, सारे हाँ, वो नॉर्थ में नॉर्थ, मिलेंगे। वो नॉर्थ में नॉर्थ वो में मिलेंगे। मिलेगा। नॉर्थ में मिलेगा। तो ज्ञान, नॉर्थ इज आवर मैग्नेटिक बेल्ट। तो मोस्टली तो तोड़ दिए गए सर, मतलब मतलब काफी पिछले सर, जब 800 सालों जब काफी ओल्ड टूट वास्तु गए। पढ़ोगे ना, एक ओल्ड वास्तु का एक ग्रंथ आता है जिसको विश्वकर्मा प्रकाश बोलते हैं। हम्म। ऐसे मानस मानसर होता है, इसको मानासर बोलते हैं, ऐसे ही महामत है। ये कुछ ऐसे ओल्ड ग्रंथ्स हैं जिनके अंदर लाइफ के डिस्ट्रीब्यूशन को बताया गया है। ये जो 12 घर है ना हमारे हॉरोस्कोप के, ये 12 डिविजन्स ऑफ लाइफ है, ये 12 बिहेवियरल पॉइंट्स हैं। ओके। ये आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ में कब क्या घटने वाला है। अब आप कहते हो 8th हाउस, जिसको हम डेथ बोलते हैं, जिसको हम ट्रबल बोलते हैं, मेरा 8th हाउस एक्टिवेटेड है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? एस्ट्रोलॉजी। चलो जी। मैंने 8th हाउस के नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए 8th हाउस के पॉजिटिव पार्ट को एक्टिवेट कर दिया। सर ओके। जैसे अपने आपने बोला हमारा भी 8th हाउस एक्टिवेट है, ठीक है। एक्टिवेट मतलब 8th हाउस एक जिज्ञासा है, एक रिसर्च है। आप क्या कर रहे हाँ, हो आज? सीख रहे हो, रिसर्च कर लो, नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली। नाइन्थ तो का, फिर आपका उसके 3rd हाउस बाकी क्या जो है? एस्पेक्ट्स हैं उनका क्या हो रहा होगा बैकग्राउंड में? किसका? अगर हमारा 8th हाउस स्टडीज अरे के 8th हाउस मतलब 8th हाउस की एनर्जीज कहीं ना ओ, कहीं वर्क कर हाँ। रही है। 9th हाउस और 3rd हाउस, 3rd हाउस इज वोकेशनल स्टडीज। आप मुझसे कहाँ पढ़ रहे हो? नेट के ऊपर। हम्म। 9th हाउस इज प्योर एस्ट्रोलॉजी। हम्म। ठीक तो है। वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका बहुत मतलब जो सारी हमारा चीजें। इंटरेस्ट, हाँ। सॉरी सर, तो जो हमारा इंटरेस्ट जो इसका मतलब जो एस्ट्रो के रिगार्डिंग है, या हाँ। फिर जो भी एस्ट्रो निमरो में, तो ये सारा का सारा 8th हाउस के कारण ही हो रहा है। नहीं, इसके अंदर देखो, एस्ट्रोलॉजी का प्योर म्योन प्लेनेट जो है वो केतु है। अच्छा। हाँ हाँ। जुपिटर और मरकरी, अकल्ट से रिलेटेड। जुपिटर अकल्ट से रिलेटेड है। जुपिटर और मरकरी जो है वो कैलकुलेटिव और नॉलेज गिविंग प्लैनेट्स हैं। इंटेलेक्ट ओके। और एनालिसिस, इस दोनों चीजें जुपिटर और मरकरी। हमें हर प्लैनेट चाहिए। एक एस्ट्रोलॉजर को राहु की भी जरूरत है। अगर वो राहु नहीं होगा उसके पास, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाएगा, हट के नहीं सोच पाएगा, डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास मार्स नहीं होगा, तो उसमें ऊर्जा ही नहीं होगी कि वो ज्यादा देर तक बात कर सके इस बारे में। बेसिकली सारे के सारे प्लैनेट्स हमें प्लैनेट्स हर हमें वक्त चाहिए, चाहिए चाहिए। चाहिए ओके चाहिए। ओके ओनली ओके। थिंग इज दैट आपको कब एक ही प्लेनेट एक जगह पे बूम दे रहा है और दूसरी जगह पे कर्स, हाँ। एक जगह पे ट्रबल दे रहा है, एक जगह पे रास्ता खोल रहा है, क्यों? हम्म, उसमें उस प्लेनेट के साथ उस हाउस की एनर्जी काम कर रही है, उस साइन की एनर्जी हम्म, काम कर रही है, उसके साथ एक आपका कर्म काम कर रहा है।
मैंने क्या बोला, मैंने और अर्चना मैम ने पैसा लिया, किससे लिया, दिव्या मैम से लिया। मैंने 10,000 लिया, मैडम ने 1,000 रुपये ले लिया, मैम ने 1,000 रुपये वापस कर दिए टाइम पे। मैंने 10,000 की जगह मैंने कहा मैडम आपने 1,000 दिए, मैं भी 1,000 ही दूंगा, मैंने 1,000 वापस कर दिए। कर्मा किसका पेंडिंग रह गया, मेरा। आपका। आपका। अगर मैं उसको इंटेंशनली डिले कर रहा हूँ तो एम आई इंक्रीजिंग माई कार्मिक डेप्ट? हम्म यस। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, दिस इज Okay. हाउ बिहेवियर वर्क। जब आप अपने फादर से अप भाषा में यूज कर देते हो, उसी दिन आप अपने सोल को नीच कर देते हो। जिस दिन आप अपनी बीवी से वो गलत भाषा में बात कर लेते हो, आप अपने फेस को खराब कर लेते हो। जिस दिन आप अपने बच्चे से इज्जत नहीं देते, आप अपने मरकरी को खराब कर लेते हो। आज जिस दिन आप अपने गुरु से ठीक बात नहीं करते, या गुरु के पीठ पीछे बड़ा बुरा बोलते हो, दो गुरुओं को कभी कंपेयर मत करो, बैक बाइटिंग करो, अपशब्द मत यूज करो। नेवर से कि वो उससे अच्छा है, आपने उससे भी कुछ सीखा, इससे भी कुछ सीखा, एक से इतना सीखा, एक से इतना सीखा, दैट इज ओके, वो आपका कर्मा था। आपने उसको पैसा देना था, आपने वो अदा किया, उसने जो डिलीवर किया ठीक है, आप नहीं सेटिस्फाइड हो, आप वापस मत जाओ उसके पास, मगर उसको बोलो मत। वाणी जो निकल गई वापस नहीं आएगी, इसलिए सोच समझ के तोल मोल के बोल। इसमें जो वाणी का जो ग्रह होता है वो कौन सा होगा इसके अंदर? वाणी ये जो हमारे, जो वाणी वाणी मतलब जो हम बोलते हैं स्पेशली, ये बेसिकली किसके कौन सा ग्रह से मतलब ये ज्यादातर प्रॉब्लम देते हैं? कम्युनिकेशन फिफ्थ होना चाहिए ना। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू मरकरी, और कम्युनिकेशन का रिलेशन हमारे थर्ड हाउस से होता है। कम्युनिकेशन हम थर्ड हाउस से करते हैं, हमारे फिफ्थ रोट को रिप्रेजेंट करता है। वो हम बाद में करेंगे। देखो अगर आप इस सवालों में आओगे तो बहुत सारे सवाल, आप और मैं रात के 2 बजे तक बैठ सकते हैं। यस सर, मैं, यस सर। मेरे साथ बैठ सकते तो सुबह 4 बजे तक बैठूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे सुबह वैसे तो बहुत गुरुद्वारा जाना निकल है, मैं जाएंगे तो सर 4 बजे इतने। उठ के चले जाऊंगा वृंदावन। सर एक छोटा क्वेश्चन हाँ कि जो अगर बेसिक चार्ट आप जो दिखाओगे, मतलब जो बेसिक हमें वन लुक में जो समझ में आएगा जितना, हाँ, उसमें हम अपना कार्मिक देख सकते हैं। सब कुछ देख सकते हो। देख सकते हैं ना कि क्या किया, क्यों आप ही हमने, के चार्ट्स लूंगा। तो क्यों आपको हमने जन्म। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम्म आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं आपको उतना जानता हूं जितना आपने मुझे दिखाया है, या जितना मैं कनेक्टेड हूं आपसे। हम आपको आप ही की राह में ले चलेंगे कि आपके जन्म के डिफरेंट डिफरेंट पड़ाव कब आए। मैं एनालिसिस नहीं करूंगा पूरे चार्ट, एक हाउस पकड़ेंगे, उस हाउस को हम समझेंगे इस हाउस में घट क्या रहा है, कौन कौन से लोग आके कौन कौन सा बूफे बना रहे हैं। शाही पनीर कौन बना रहा है, कढ़ाई पनीर कौन बना रहा है, स्प्रिंग रोल कौन बना रहा है, कौन ज्यादा तीखा बना रहा है, कौन कम तीखा बना रहा है, कौन मीठा बना रहा है, सब करेंगे। आप ही करोगे। 7वीं या 8वीं 9वीं क्लास में आते आते तक आपके मुंह से प्रिडिक्शन आना आ जाएगी शुरू। ये मेरी तो एश्योरेंस। सेल्फ प्रेडिक्शन, कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ अपनी खुद की कुंडली नहीं देखनी चाहिए या मैडम टाइमिंग के इसी हिसाब Yes, से। my लर्निंग के question is पॉइंट, also same. लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने चार्ट्स को देख सकते हो, बट कोई नॉट प्रॉब्लम। कम्प्लीटली प्रिडिक्शन फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। अरे बाबा, नो नो। आपको देखो क्या होता है, हम क्यों कहते हैं ऐसा। एक होता है पर्सनालिटी, मेंटल बायस, मेंटल बायस मुझे याद मेंटल आया, बायस होता है, हम वो वो ही देखना बेसिकली चाहते हैं टेंशन जो हम रहेगी सर। चाहते हैं। क्योंकि हम हाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं कुछ नेगेटिविटी जो होती है। Yes. आप अपने मेंटल बायस को जब इसमें इन्वॉल्व कर देते हो तो आप वो नहीं देख पाते। तो आप ऐसा करो ना, बेस्ट है, म्यूचुअल एक्सचेंज प्रोग्राम कर लो। अर्चना मैम की कुंडली आप देख लो, आप अर्चना मैम आपकी देख लेंगी। आशीष जी की कुंडली वसुधा मैडम देख लेंगे, वसुधा मैम की आशीष जी देख लेंगे। हम आशीष जी से निकलवाएंगे वसुधा मैम की बात, कि इन्होंने चॉकलेट कहाँ कहाँ रखी हुई है, हम इनसे निकालेंगे इन्होंने बर्फी कहाँ कहाँ रखी हुई है। इसमें क्या दिक्कत है। यस सर। देखो जब तक आप इंटरेक्टिव प्रोग्राम करोगे ना, ये चीज प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरी इन्वॉल्व है। पहली 5 क्लासों में मैं सिर्फ थ्योरी ही पढ़ाऊंगा, फाउंडेशन ही बनाऊंगा, लिखवाऊंगा खूब। इसलिए पहली 5-7 क्लासों में हिम्मत मत हारना। लेकिन वो बेस एक बार बन गया आपका, मेरी क्लास 15 की 20 हो जाएंगी, मगर मेरी क्लास खत्म होने के बाद आपको इतना तैयार कर दूंगा कि आप चार्ट देख के बोल दोगे कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रोबेबल प्रॉब्लम्स है। स्टार्टिंग के जो थ्योरी पोर्शंस होंगे ना, थोड़ा इंटरेक्टिव रखना, बहुत नींद आती है उसमें, बहुत नींद आती है। बहुत नींद आती है, तो वो नहीं थोड़ा आने दूंगा, इंटरेक्टिव आपको रखना। लगता है आज तक कौन सी क्लास में सोए हो आप मेरी। नहीं नहीं, सो अभी सकते। सोई थी। न्यूमरोलॉजी में बेसिकली बहुत नींद आती है, थ्योरी पार्ट में मुझे बहुत आती है।
कोई बात नहीं, कॉफी का वो शॉट एक बनाओ एक फिर। एक ही जो पर्टिकुलर प्लैनेट को लेके पहले तो कैरेक्टरिस्टिक शुरू में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे आगे जाते रहो ना तो बहुत नींद खींचते हैं। कोई नहीं। मैं मैं लिखने वो में तभी इंगेज सबने करूंगा। ब्लैक कर दिया, सर समझ गए थे कि सर समझ गए थे, तभी सर ने कहा नहीं कि अपनी कैमरे ऑन करो ताकि मतलब आपको इंटरेक्टिव बना सके। नहीं सर नहीं, सर वो समझ गए थे। कैमरा देखो, कैमरा ऑन करने का एक सिंपल से पता है क्या होता है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं भी आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आप कितना उस सब्जेक्ट को समझ पा रहे हो। अगर कोई सिर खुजल रहा है, कोई ऐसे बैठा हुआ है, तो मुझे लगता है यार ये बाउंसर जा रहा है, कि अब इसको लगता है चाबी दूसरी लगानी पड़ेगी। ठीक है ना? और मैं इजी टीचर भी हूँ और टफ टीचर भी हूँ। मैं दोनों तरह का टीचर हूँ। तो मैं छोड़ता नहीं जब चीज को, जब तक मैं दिमाग में घुसेड़ ना दूं, तो मैं तंग भी सर करूंगा। आपसे एक क्वेश्चन है मेरे को हाँ कि जी। सर जो न्यूमरोलॉजी है ये बेसिकली चाइनीज न्यूमरोलॉजी से है। बेसिकली आई थिंक जो मेरे को चाइनीज लूसीड वगैरह सारा चाइनीज से है। आपकी आवाज तो ये आवाज बड़ी वीक आ रही है आशीष। बीच में ठीक होती है, एक बीच में मिनट खराब होती सर, एक मिनट। हेलो है। सर। हाँ जी। अब आई। हाँ जी। सर मेरे को पूछना था कि ये जो हमारे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ये न्यूमरोलॉजी कब किस टाइम पे आया था सर ये बेसिकली? अराउंड 4,000 साल पहले, 4 से 5,000 साल पहले। अच्छा। हाँ। ओके ओके सर, यही पूछना था कि बेबलोनियंस बेसिकली। लेकर आए थे इसे। बेबलोनियन, शाल्डियन इज द ओल्डेस्ट न्यूमरोलॉजी। देयर इज अ बुक ऑन शाल्डियन न्यूमरोलॉजी जो 24,000 रुपीज की कॉस्ट करती है। 3 वॉल्यूम्स के अंदर है, इतनी बड़ी बुक है। एक एक बुक के अंदर 700-700 पेजेज हैं। उसका जन्म कैसे हुआ, कैसे नंबर्स क्रिएट हुए, नंबर की फॉर्मेशन कैसे हुई, नंबर्स को डिवाइन से कैसे जोड़ा गया, उसके ऊपर पूरा है। ग्रीक माइथोलॉजी उसके बारे में क्या बोलती है, बेबलोनियन क्या बोलती है, इजिप्ट क्या बोलती है, लंदन क्या बोलता है, और इंडियन माइथोलॉजी क्या बोलती है। उसके ऊपर पूरा का पूरा डिटेलिंग है। ठीक है। सर रात को जो कुंडली कहते हैं नहीं देखनी चाहिए, वो इसी के लिए कि उस टाइम इंट्यूशन पावर थोड़ी लो होती है और ठीक है जिन में मैम, मैं ये कहता हूँ सूर्य में देखो। सूर्य में ये देखो। देखो, ईस्ट साइड, ईस्ट फेसिंग देखो या नॉर्थ फेसिंग देखो। पॉजिटिविटी वहां और से। हमेशा गणेश जी का नाम लेके देखो। गणेश जी इज द गॉड ऑफ अथर्ववेद, ऋग्वेद। हम्म और कोई भी काम हम शुरू करते हैं ओम गंग गणपते नमः से ही शुरू करते हैं। तो मतलब हर किसी की देखें कि हाँ, कोई भी कोई चाहे भी किसी न्यूमरोलॉजी की भी देखें कुंडली या आप किसी देखो, का भी, ओम गणेशाय नमः बोलकर ही देखो। हो चाहे क्रिस्टल के लिए, मतलब हर एक क्लाइंट को, हर किसी एक भी दाता चीज के को लिए मैं कह अटेंड रहा हूँ, करके कोई अटेंड भी करना चाहिए। कॉस्मिक गणेशाय साइंस नमः। का, हम्म, कोई भी कॉस्मिक साइंस का काम, चाहे आप वैदिक न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, चाहे शेल्जियन कर रहे हो, चाहे क्रिस्टल हीलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, द लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड दैट यू शुड वर्शिप इज गणेश जी, देन द तो गैत्री। मेडिटेशन ज्यादा इम्पैक्ट इम्प्रूव करती है प्रोडिक्शन को। हाँ जी। मेडिटेशन करना मतलब हाँ हाँ सर, बिल्कुल भगवान। करती है, हाँ। बिल्कुल करती है। मेडिटेशन आपको इंप्रूव ही नहीं करती सर, मेडिटेशन आपको सही राह पे लेके आती है। आप गलत काम करने से रोक देगी, आपको आपको पर स्ट्रांग आई एम बना देगी कि आप चेंजिंग मना कर पाओ। इन। अब मैं देख रही हूँ अपने अंदर चेंजेस ना, जब से वो नाइट, अभी तो मैं नाइट स्लीप मेडिटेशन ही कर रही हूँ, वो तो आपको उससे बहुत भी अच्छा, बहुत बहुत अच्छे बहुत रिजल्ट देगी। आप मेडिटेशन जब भी अच्छा। करोगे, आप में एक हम्म अपनी तरीके की कामनेस आ जाएगी। आई देखो, है। ना तो मेरे सिर पे कोई बोधी निकली हुई है, ना मैंने भगवे कपड़े पहन रखे हैं, ना मैं पंडित जी हूँ, लेकिन एक अलाइनमेंट होती है। व्हेन यू से समथिंग, हाउ टू कम्युनिकेट, दैट इज एन आर्ट। आप अपनी बात समझाओगे कैसे, चीज समझेगी कैसे, दूसरे के दिमाग में उतरेगी कैसे। मैं मोस्ट डिफिकल्ट संस्कृत वर्ड भी यूज कर सकता हूं, मगर क्या वो आपको समझ में आएगा? इज इट अ डिस्प्ले ऑफ माई नॉलेज और इज इट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट? वो एक कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट, वेरी बेसिक। वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को यहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।